राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि हमने जो मुसलमानों पे ख़तरा मंडरा रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाया था, और उसको लेकर आजकल वक्फ बोर्ड की चर्चा भी चल रही है। क्यूआर कोड भी लेके घूम रहे हैं, लाउड स्पीकर भी सुबह से शाम तक यही बता रहे हैं कि आपका हक छीनने वाला है और ये आपके वजूद की आखिरी लड़ाई है। मतलब ये है कि इस तरीके से पेश किया जा रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन को कि जैसे आपका सब कुछ छीनने वाला है, जो कि ऐसा लगता है कि ये लोग हमेशा वो सब इन्हीं का था, उस पे इन्हीं का इख्तियार था, जैसे इनका सब कुछ छीनने वाला है। और जो इनकी जो एक रणनीति थी आगे सब कुछ छीन लेने की हिंदुओं से, उस पर पानी फिरने जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड को जितने भी इस्लामिक धर्मगुरु हैं, इवन जाकिर नायक तक, जो भारत से भगोड़ा घोषित किया हुआ है, वो भी विदेश में बैठकर इस बात का वहाँ से विदेश में बैठकर इस बात के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगला रहा है कि ये तुम्हारे वजूद की लड़ाई है और अगर आप इसमें पीछे रह गए तो आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। यानी सरकार को इस तरीके से एक विलन के रूप में पेश किया जा रहा है कि जैसे सरकार मुसलमानों पे जो अत्याचार कर रही है वो केवल और केवल हिंदुस्तान में ही हो रहा है और कहीं मुसलमानों पे किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। चीन में जो जूते की नोक पर रख कर लात से मार के उनको भगा रहा है, पिछवाड़े पे लात मार के, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस में जो हो रहा है, यूरोप में जो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो कहाँ है? हिंदुस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही आपसे मैंने कल एक चीज़ और पूछी थी कि कोई एक नाम जो अच्छा लगे चैनल के लिए वो कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है ममता और अखिलेश के संबंध में। यानी एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या है, इन दो लोगों की चर्चा आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि अब तीसरा आदमी भी मैदान में आ चुका है जिसका नाम है केजरीवाल। लेकिन उसके अलावा भी जो सबसे ज़्यादा चर्चा आपको मिल रही थी सुनने को, वो किसकी मिल रही थी? ममता और अखिलेश की। ये दोनों देश के दो बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे या करते हैं। ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ करते थे या करते हैं? करते हैं में आ गई ममता बनर्जी और करते थे में आ गए अखिलेश। हालांकि अब भी उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में अखिलेश यादव एक लगभग लोकसभा इलेक्शन के दृष्टिकोण से देखें तो आधी आबादी का तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, जिसमें सो कॉल्ड 90% मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दोनों ही क्यों, और भी राज्य हैं देश में, वहाँ भी कई मुख्यमंत्री, फिर भी अखिलेश और ममता की ही चर्चा क्यों? आपकी बात सही है, किंतु इन दोनों का वर्तमान समय में, या कह लीजिए जो राजनीतिक उथल पुथल देश में चल रही है, देश की जो व्यवस्था है या जो देश की आंतरिक स्थिति है या देश की जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था पर इन दोनों की जो राजनीतिक उद्दंडता है, जिसको राजनीतिक एक कह लीजिए कि उस शब्द को क्या बोलते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि केवल और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश प्रदेश की जनता के साथ क्या होगा उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के और प्रदेश के लोगों को इस तरह से बरगला रहे हैं। ये इनकी राजनीतिक उद्दंडता इस समय चरम पर है। अब हम पहले बात कर लेते हैं किसकी? ममता दीदी की। ममता दीदी ही क्यों? क्योंकि बंगाल में जो इस समय आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, जो उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, जो उसके साथ अमानवीय घटना हुई थी, अमानवीय घटना ही कहेंगे कि दुष्कर्म के बाद उस लड़की को मार दिया गया। और एक होता है कि मार देना किसी आदमी को बिना तड़पाए, एक होता है किसी व्यक्ति को तड़पा कर मारना। ऐसा लगता है कि उससे किसी चीज़ का बदला लिया गया है, या कितनी मानसिक विकृति रही होगी उस व्यक्ति की जिसने उस लड़की के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, जो कि एक जघन्य अपराध है और मानवता को भी शर्मसार करता है। यहाँ पे बात सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी की ज़्यादा हो रही है
क्योंकि वो भी एक महिला हैं और महिला के साथ हुए एक दुर्दांत अपराध के लिए वो उस अपराधी का पक्ष ले रही हैं, उस अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये तो उन कलकत्ता के जो डॉक्टर्स हैं उनका हम सभी को साभार धन्यवाद देना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी और किसी को भी उसकी कमान अपने हाथ में नहीं लेने दी। उन्होंने दिखा दिया कि यदि किसी भी एक प्रोफेशन के लोग एकत्र होकर कोई निर्णय लें और उसके लिए अपना संघर्ष जारी रखें तो उसका परिणाम क्या होगा। सरकार प्रदेश की नहीं देश की भी हिलाई जा सकती है अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो। ये कलकत्ता के जो डॉक्टर्स हैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अफसोस होता है यही आईएमए जो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के विरोध में एक बहुत बड़ी फहरिस्त जारी कर देता है। दुनिया अपने जितना भी संगठन के जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं पूरे देश भर में उनको एकत्र करने की कोशिश करता है। लेकिन वही आईएमए जब आज इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो उन्होंने कहीं पे भी कोई विज्ञप्ति ऐसी जारी नहीं की, ना ही कोई आह्वान किया कि इस दुर्दांत अपराध के खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर खड़े होना चाहिए और देश में एक आवाज़ में इस जो अपराध हुआ है इसका विरोध दर्ज कराना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कलकत्ता के डॉक्टरों को इस बात के लिए सभी को पूरे देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपनी इस लड़ाई को बिना रुके बिना डरे संघर्ष किए जारी रखा। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये उस प्रदेश की बात हम कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की उद्दंडता करता है तो वो सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि राजनीतिक जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक जो हिंसा होती है उसका जो परिदृश्य होता है वो हम सभी के सामने है। और हम लोग देखते आए हैं कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का परिणाम क्या होता है, किस तरीके से लोगों की हत्याएं की जाती हैं, उनको मारा जाता है, उनको बेघर किया जाता है, उनके साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया जाता है। लेकिन इन सब से अलग हटके इन सब चीज़ों को दरकिनार कर इन सब चीज़ों से बिना डरे कलकत्ता के जो डॉक्टरों ने साहस दिखाया है और जो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है उसके लिए वो सभी लोग सराहनीय हैं और उनका सभी को धन्यवाद करना चाहिए और उनके लिए उस बच्ची के लिए हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। तो अब बात करते हैं ममता दीदी की। ये एक थोड़ा सा रेफरेंस था जो मैंने तैयार किया था। अब बात करते हैं देश दीदी ने इतना सब होने के बाद अब एक पैतरा फेंका है इस्तीफे का। तो ये वही ममता दीदी हैं जो देश में जो केंद्र सरकार है उसको धमकी दे रही थी, अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगाने की चेष्टा की तो बंगाल के साथ साथ पूरा देश जल उठेगा। अब आप ये लगाइए हिसाब, एक दुर्दांत अपराध आपके राज्य में हुआ, उसके अपराधियों को आप बचा रही हैं और जब केंद्र सरकार, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था, ना ऐसी कोई मंशा थी केंद्र सरकार की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का जो एक अनएथिकल बिहेवियर है, जो एक मानवीय व्यवहार होता है, उसको छुपाने के लिए, अपने हिस्से का जो डर है उसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया, एक दांव फेंका कि केंद्र सरकार हमें धमकी दे रही है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो उसके एवज में ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई ऐसी धमकी दी गई थी, ना ऐसा कुछ कहा गया था। अगर करना होता तो केंद्र सरकार को ये करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ये केवल केंद्र सरकार के लिए उतनी ही देर का काम था जितनी देर में मैं आपको इतनी बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इतनी देर में अगर केंद्र सरकार चाहती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, लेकिन केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन था, डर था कि ऐसा हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही एक माहौल तैयार करने की कोशिश की। अगर ऐसा होता है, और उसके पीछे की साजिश बिल्कुल साफ थी कि देश और प्रदेश में आग लगाने की पूरी व्यवस्था, जो कि 24 के इलेक्शन में भी ड्यू थी, हो नहीं पाई, वैसा ही माहौल फिर करने की कोशिश की गई। हालांकि केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और देश और प्रदेश की हित के बारे में सोचते हुए उन्होंने इसका कोई
उत्तर भी ममता बनर्जी को उस तरीके से नहीं दिया जैसे देना चाहिए, जो केंद्र सरकार के हाथ में था। शायद केंद्र सरकार राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पर ले गई। ठीक, अब बात करते हैं जो दूसरा दांव खेला ममता बनर्जी ने कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। अगर आपको सत्ता का लालच नहीं था तो फिर उन लोगों को बचाने की क्या ज़रूरत थी जिनकी वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हुआ, या इतनी आपकी दुर्दशा हुई या छीछा लेदर हुई, ये तो बताना पड़ेगा ना। और आज ममता दीदी के राज्य में, ममता दीदी के बंगाल में वैसा ही हाल कुछ है जैसा एक टाइम में ज्योति बसु के समय में हुआ करता था। उसी का ढिंढोरा पीट के उसी प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का, मतलब इन्हीं प्रकार, जो आज का सामाजिक आंदोलन एक डॉक्टर्स का आंदोलन है, ये सामाजिक आंदोलन है, इसी प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करते हुए ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की सत्ता के शिखर पर स्थापित किया। और यही वो ममता है जिन्होंने सिंगूर में टाटा का प्लांट पूर्ण रूप से हटवा दिया, और जिसमें सरकार, मौजूदा सरकार का और टाटा ग्रुप का, दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार अभी जो ममता ने 2022 में बीरभूम में हुआ, उसमें ममता दीदी ने क्या किया, उसमें भी जो आज का माहौल है, जो रेप केस का है, उसमें भी जो विक्टिम थे वही मारे गए, काटे गए, सारा अन्याय भी उन्हीं के साथ हुआ, लेकिन जो मूल अपराधी थे उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। ठीक, यही वो ममता है जो चिल्ला चिल्ला कर एक समय में, जब ज्योति बसु की सरकार थी, संसद में क्या करती थी, आप सभी को पता है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ के खिलाफ ये अपनी आवाज़ बुलंद किया करती थी, और राज्य सरकार और मौजूदा केंद्र सरकार को उस समय ये बताया करती थी किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे लिए एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। तब ना तो उस समय की राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने इनकी इस बात पर विचार किया, और उसका नतीजा आप सभी के सामने है कि ममता बनर्जी ने ही इन्हीं मुद्दों को जनता का मुद्दा बनाया, और 35 साल से चली आ रही ज्योति बसु की सरकार यानी कम्युनिस्टों की सरकार को बंगाल से ऐसा खदेड़ा कि आज तक वो वापस सत्ता में नहीं लौट सके। अब आप कहेंगे कि ये कोई नई बात नहीं, ये तो सभी के सामने, बिल्कुल नई बात नहीं है, हम सभी के सामने पहले से सब कुछ है, आज कुछ भी नया नहीं है। लेकिन बात ये हो रही है कि कोई भी, बात को समझिए आप, कोई भी आंदोलन एकदम नहीं खड़ा होता है, या कोई भी विमर्श देश या प्रदेश में एक साथ तैयार नहीं होता, या कोई भी चिंगारी एकदम आग का गोला नहीं बनती है, उसको समय लगता है। तो वैसा ही कुछ आज बंगाल में धीरे धीरे तैयार हो रहा है, जिसकी नींव बहुत पहले से पड़ चुकी है, और अब वो धीरे धीरे कालांतर में एक आग का गोला, प्रतिशोध का, जनता के प्रतिशोध के गोला, आग के गोले के रूप में डेवलप हो चुका है। और जनता इस प्रकार त्रस्त है कि वो हर हाल में ममता सरकार से छुटकारा चाहती है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण आपके सामने हैं कि बंगाल में जैसे पहले ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, लोग चीखते चिल्लाते रहते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ममता ने उन आंदोलनों का प्रतिनिधित्व किया और खुद जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन उसके बाद से, जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी ममता ने संभाली, उसके बाद से पुराने सारे मुद्दे तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल अभी पिछले रिसेंट जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद के 2-3 मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे जिनमें पहला मुद्दा है संदेश खाली। ठीक, दूसरा है बीरभूम जिला जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तीसरा है वो जांच एजेंसियाँ ईडी और सीबीआई जिन पर राज्य सरकार खुद हमला करवाती है, कोई और नहीं करवा रहा है, राज्य सरकार खुद हमला कराती है, चुनाव में हिंसा होती है। ठीक, पट्टेदारी और एक्सटॉर्शन, स्थानीय नेताओं की दबंगई, इन सभी से जनता इस प्रकार त्रस्त है कि वह ममता सरकार को एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करना चाहती। लेकिन मजबूरी ये है कि उसके सामने अभी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। वो किस बिहाफ पे, क्योंकि वो सभी जानते हैं अगर इस समय वो ममता बनर्जी का विरोध पूर्ण रूप से करेंगे तो उसका खामियाजा, क्योंकि अभी इलेक्शन में टाइम है, और ममता बनर्जी ने एक डर का ऐसा माहौल, एक खुद कह लीजिए कि ममता बनर्जी ने खुद दबंगई का एक ऐसा माहौल बनवा दिया है कि जनता डरती है।
तो वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है इलेक्शन का। जब इलेक्शन होगा तब ममता बनर्जी और जनता खुद तय करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज जब ममता राष्ट्रपति शासन के नाम पर सरकार को धमकी देती हैं कि सब जगह आग लग जाएगी, अब ममता राजनीतिक रूप से खुद को कमज़ोर पा रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो डॉक्टर्स का आंदोलन है और जनता में उनके प्रति रोष है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरा कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उत्तराधिकारी का सवाल है उसमें भी ममता बनर्जी को अपने घर के अंदर से ही, अपनी पार्टी के अंदर से ही चुनौतियां मिलना शुरू हो गई हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने जो दांव खेला था अभी ये कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, तो ये दांव सिर्फ इसलिए खेला गया था कि ताकि जनता को लगे कि हाँ, ममता बनर्जी अब हम लोगों के साथ हैं और हमारी मांगों को मानना चाहती। लेकिन ममता बनर्जी ने आज डॉक्टरों के डेलीगेशन से मुलाकात करके क्या बोला कि आपके जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। ये आश्वासन नहीं दिया कि जो आप मांगे कर रहे हैं उनका तुरंत निस्तारण होगा। क्या बताया है कि आपकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। और लगभग पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन तब से ममता को ये सूझ नहीं आई। लेकिन अब ममता को सुध आई कि डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एक हथियार अपना इस्तेमाल किया, राजनीतिक हथियार, कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, मुझे सत्ता का लालच नहीं है। ठीक, अब उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को धमकी दी कि अगर हड़ताल ख़त्म नहीं की तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो डॉक्टरों की इस बात में भी तारीफ़ करना चाहिए कि जो लोग डॉक्टर धरने पे बैठे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी डस्टबिन में डाल दिया। वो सुप्रीम कोर्ट तब कहाँ चला जाता है जब इस प्रकार के अत्याचार होते हैं और उनको बचाने के लिए राज्य सरकारें अपना पूरा सिस्टम, मशीनरी उनके पीछे लगा देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ममता सरकार को लताड़ क्यों नहीं लगाई, लेकिन डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। तो ये हालत है प्रदेश की। ऐसे में उन्होंने अपने इस्तीफ़े का ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग किया, इस्तीफ़े नामक ब्रह्मास्त्र का, और जनता भी जानती कि पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब धीरे धीरे ममता अपने ही दांव में फंसती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई ममता की बात। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, यानी हमारे एक ऐसे प्रदेश की जहां जिसे पूर्ववत में कभी जब उत्तराखंड नहीं बना तो देवभूमि के नाम से जाना जाता था, और आज भी देवभूमि के नाम से ही जाना जाता है। और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तेजस्वी ओजस्वी और महान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की। दरअसल अखिलेश यादव इन दिनों खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से खुद को प्रधानमंत्री बनाने का एक सपना बहुत तेज़ी से उनके जो जहन है उसमें पल रहा है कि वो अब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और वो ये मानकर चल रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो पूर्ण बहुमत पाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और फिर जब 2 साल बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होगा तो वो अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और उसमें अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे लोकसभा में। तो वो एक सपना पाल के चल रहे हैं कि लगभग जब मैं दूसरे प्रदेशों में अपनी पार्टी का विस्तार करूंगा, लोग जो टिकट लेंगे उनमें से जो लोग जीत कर आएंगे तो लगभग 100 के आसपास मेरे लोकसभा मेंबर होंगे, तो मैं गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बन जाऊंगा और अपनी पत्नी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो इस समय अखिलेश यादव 2024 के इलेक्शन के बाद से कह लीजिए कि मुंगेरी लाल बने हुए हैं जो दिन में सपने देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो इलेक्शन में उनको 37 सीटें लोकसभा की मिली हैं, ये जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से उसका ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और वो भी कब? जब नेताजी स्वयं मौजूद नहीं हैं, यानी हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव, सो कॉल्ड सेकुलर मुल्ला मुलायम सिंह यादव, सो कॉल्ड राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव। इसलिए अखिलेश यादव
इस समय अपने आप को इस जीत के बाद 7वें आसमान पर रखे हुए हैं कि उनके लिए अब आगे का रास्ता बहुत आसान हो गया है। और एक तरफ वो अपने आप को मुसलमानों का नेता सिद्ध करने की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि मुसलमानों का उनसे बड़ा, कह लीजिए वो क्या बोलते हैं उस शब्द को, पैरोकार कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सपना उनका। और अभी के इलेक्शन में, जैसे ही 2024 के इलेक्शन में प्रदेश की जनता में ये खबर गई, जो उनके समर्थक हैं उनमें ये खबर पहुंच गई कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई हैं और लोकसभा में उनकी पार्टी की सदस्यता संख्या जो है, सदस्य संख्या वो 37 हो गई है। तो कुछ उनके जो युवा हृदय सम्राट टाइप के जो लोग होते हैं, उन लोगों ने पोस्टर बैनर प्रदेश के चौराहों पे लगाना शुरू कर दिए कि देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को जीत पर हार्दिक बधाइयाँ। यानी उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पहले ही ऑफर कर दिया कि अखिलेश यादव हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये समय है और उम्मीद है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो अखिलेश यादव भी अगर इस बात का सपना देखते हैं और संघर्ष करते हैं, इसके लिए अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति संघर्ष करके जब कहीं पहुंचता है तो अच्छी बात है, संघर्ष करके पहुंचना। फिर भी समाजवादी पार्टी इस मौजूदा लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है इस देश में, और 37 सीटों के साथ। लेकिन अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, उसमें उनका कोर वोटर ही उनके इस सपने को पतीला लगाने में लगा हुआ है। अब आप कहेंगे उनका कोर वोटर कैसे? तो उनका कोर वोटर ऐसे, अयोध्या में रेप कांड में जो मोहित खान पकड़ा गया, वो उनकी पार्टी का महानगर का पदाधिकारी था। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़, और वो भी नाबालिग से रेप केस में गिरफ्तार हुआ, उसके बाद दोष सिद्धि भी हो गई उसकी। ठीक है, दूसरी बड़ी बात यह है कि वो एक शांति दूत था। है मतलब शांति दूत है, जो पकड़ा गया अयोध्या में वो शांति दूत है, जिसका नाम मोहित खान है। अब भला बताइए कि एक शांति दूत पकड़ा जाए और अखिलेश यादव को चिंता ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव तो शांति दूतों की चिंता में ही अपना सर्वस्व बलिदान किए हुए हैं कि शांति दूत उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं, वो है कन्नौज की। उनके भी एक दबंग नेता हैं भैया, नवाब सिंह यादव। आप कहेंगे दबंग कैसे हुए? तो भाई वो यादव जी के घर वाले हैं, अखिलेश जी के घर वाले हैं, तो दबंग तो होंगे ही ना। अब दबंग कैसे? यानी घर वाले हैं, यानी पारिवारिक हैं, यानी वो भी यादव जी हैं भाई। यादव जी ही तो यादव जी का सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें भी अखिलेश क्या कह रहे हैं, ये एक राजनीतिक स्टंट है, नवाब सिंह यादव को फंसाया जा रहा है, ये विपक्ष, ये सत्ताधारी दल की क्या कहते हैं एक साजिश है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। उनके साथ प्रदेश में अन्याय हो रहा है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरा आदमी कौन है? तीसरा आदमी है उनका मंगेश यादव। वो कैसे? मंगेश यादव जो अभी सुल्तानपुर में डकैती पड़ी है, उसमें मेन अभियुक्त था। उसको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, उसमें उसको गोली लग गई और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। अब ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई थी, अब उसमें भी यादव जी ही सरगना निकले। अब समस्या इस बात की है कि अखिलेश यादव जी अपने आप को किस प्रकार से इन लोगों से दूर कर सकते हैं, ये अखिलेश जी को भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वो इन लोगों से दूरी बनाते हैं तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और अगर इन लोगों की बात करते हैं तो समाज में उनकी छवि क्या बनेगी, ये भी उनको चिंता है। क्योंकि रेप केस के आरोप में जिन दो लोगों के लिए अखिलेश यादव गला फाड़ फाड़ कर या पूरी अपनी जितनी राजनीतिक ताकत है उसका उपयोग करके उनका विरोध करने की, मतलब मौजूदा प्रदेश सरकार का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी
पैदा होता है कि स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ, वो भी मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं, और सबसे बड़ी बात वो एक स्त्री हैं, मातृशक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक प्रदेश के अंदर आप 50% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, और उसमें भी जब किसी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई दुराचार होता है, उसमें अगर डिम्पल जी की खामोशी होती है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आपकी नीयत क्या है और आप किस प्रकार से राज्य के अंदर स्त्रियों के मान और सम्मान की रक्षा करेंगे। ठीक। अब जो मंगेश यादव पे गोली चली, उसका एनकाउंटर हुआ, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसे तो जाति देखकर मारा गया और लोगों को बचा लिया गया, औरों को पैरों में गोली मारी गई, लेकिन उसे जाति देखकर मारा गया। अब ये बड़ी विडंबना है कि जो अपराधी हैं अगर जाति देख के बन रहे हैं, तो फिर इस बात की समस्या है कि आप इस वक्तव्य के साथ पूरी बिरादरी को एक ही लाइन में खड़ा कर रहे हैं। आपको उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ उसका विरोध करके बहुत से लोगों को एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। अब इसके एवज में क्या बयान दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने कि माफिया और मठाधीश एक ही होते हैं। तो यदि माफिया और मठाधीश एक ही हैं, तो फिर मस्जिद में बैठने वाला मुल्ला, मज़ार पे बैठने वाला मौलवी है, वो भी तो इसी श्रेणी में आ गए। आपकी बात का ही दूसरा उत्तर है ये कि अगर माफिया और मठाधीश एक ही हैं, तो जो मस्जिद में मुल्ला बैठा है और जो मज़ार पे मौलवी बैठे हैं, वो भी तो इसी श्रेणी में आ गए। वो कोई अलग श्रेणी में है या उनको आप अलग श्रेणी में मानते हैं? क्यों? क्योंकि वो शांति दूत हैं, वो अमन चैन की बात करते हैं, वो मोमिन और काफिरों की बात करते हैं। जो अल्लाह में विश्वास रखता है वो मोमिन, जो नहीं मानता वो काफिर। तो उनके लिए तो काफिर आप भी हैं, आप भी तो काफिर हैं, आप भी तो गैर इस्लामिक हैं। आपको क्या लगता है, आप उनका वोट लेने के लिए हिंदुओं को गाली देते रहिए, वो आपको वोट करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, जिस दिन उनकी संख्या इतनी हो जाएगी, तो वो उस दिन आपको भी इस तरह से निकाल के फेंकेंगे, आपकी ही पार्टी से, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। और नहीं भी फेंकेंगे, वो अपना अलग एक मोर्चा तैयार कर लेंगे। फिर जब उनकी आबादी इतनी हो जाएगी कि वो राज्य की सत्ता छीनने में अपना मतलब राज्य की सत्ता छीनने में समर्थ हो जाएंगे, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के एक जो झूठे आडंबर की वजह से, आप लोगों के स्वार्थ की वजह से, आप लोगों के सत्ता के लालच की वजह से, कि आप जब तक उनका इस तरह से समर्थन करते रहेंगे, तो एक दिन वो आएगा कि वो खुद ये सक्षम हो जाएंगे, तो उन्हें आपकी भी ज़रूरत नहीं होगी, और सबसे पहले वो आपको ही, आपकी पार्टी से, या कह लीजिए इस राजनीतिक सत्ता से दूर कर देंगे, आपको ही सबसे पहले निकाल के फेंकेंगे। तो चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे जितने भी लोग हों जो शांति दूतों के समर्थन में, चाहे राहुल गांधी हों जो शांति दूतों के समर्थन में गला फाड़ फाड़ के सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं, जिस दिन ये शांति दूत अपनी संख्या बढ़ाने में कामयाब हो गए और जिस दिन इनको ये एहसास हो गया कि आज हमारी संख्या इतनी हो चुकी है कि हम अपना प्रधानमंत्री, अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, उस दिन ये जितने सो कॉल्ड सेकुलर की टोपी लगा के घूमने वाले नेता हैं, उन सबको एक एक करके चुन चुन के निकाल के फेंक देंगे। और फिर आपको पता चलेगा कि असली राष्ट्रवादी कौन है और असली देशभक्त कौन है। तब आप इनसे पूछते रहिएगा, चाहे ममता दीदी हों, चाहे अखिलेश यादव, तब आप पूछिएगा, तब आप ये विचार कीजिएगा। शायद उस समय तक आप हो ना हो, क्या परिस्थितियां होंगी वो पता नहीं है, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आपके द्वारा बोए हुए बीज का फल उन पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, उन पीढ़ियों को काटना पड़ेगा। इसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार रहना होगा। जो बीज आप बो रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, आगे वाली नस्लें उस अंजाम को भुगतेंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही राज्य की कानून व्यवस्था आपके सामने है, निर्णय आपको करना है
कि आपको किसका साथ देना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग स्वयं विचार कर लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों आज के इस अंक में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोगों से एक आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। यदि कोई इस वीडियो में कोई गलत जानकारी मुझसे आपके लिए प्रसारित हो गई हो या कोई गलत जानकारी पहुंची हो तो कमेंट करके ज़रूर